our next question is to determine about a quantity which is multiplied by a tensor, and the result is also a tensor, and we have to show that that particular quantity is a tensor. That is basically the application of the quotient law which we have discussed in the fundamental operations with tensors. So our question is a quantity APQR. ये एक हमारे पास एक quantity है APQR is such that in the coordinate system, ये quantity हमने define की है किसके अंदर xi coordinate system, क्योंकि इसके ऊपर कोई बार वाली टर्म नहीं लगी हुई। APQR अब डेफिनेटली हमें नजर आ रहा है अगर कोई क्वांटिटी डिफाइंड है तो वो विदाउट बार कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। इज सच दैट कि APQR जब आपका मल्टीप्लाई हो रहा है किसी एक टेंसर के साथ BQSR, तो फिर आपके पास एक रिजल्ट आ रहा है CSP, where BQSR is an arbitrary tensor। ये क्या है, आपके पास कोई आर्बिट्रेरी टेंसर हमने लिया है, यानी कि एक क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई किया है एक आर्बिट्रेरी टेंसर के साथ जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन आर्बिट्रेरी है, यानी कि जीरो के बराबर नहीं, उसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, और उसका रिजल्ट क्या आ गया है, एंड CSP इज ए टेंसर, कि वो एक टेंसर हमारे पास, डेफिनेट टेंसर हमारे पास आ गया है। देन वी हैव टू शो कि ये जो क्वांटिटी हमने ली है APQR, ये क्या है, आपके पास एक टेंसर है। इसका मतलब हम साबित करेंगे कि ये जो APQR है ये टेंसर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल है उसको फॉलो कर रहा होगा। और यहां पर हम देखें कि तीनों इंडेक्सेस डिफरेंट है PQR, इसका मतलब इसके अंदर कोई आपका रिपीटेड इंडेक्स नहीं है, तो फिर ये क्वांटिटी किसी अगर टेंसर को रिप्रेजेंट कर रही है तो फिर ये टेंसर होगा एक रैंक 3 का, और उसकी जो टाइप है उसको हम देख लेंगे कि वो टाइप क्या बन रही है, यानी कि कंट्रावेरिएंट कितने रैंक का है, कितने इंडेक्सेस का है, और कोवेरिएंट में उसके क्या इंडेक्सेस हैं, ठीक है। हम इसको लेकर किस तरह चलते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसको लिखें, यानी कि ये जो क्वांटिटी है APQR BQSR CSP, इसको अगर हम ट्रांसफॉर्म्ड क्वांटिटीज कोऑर्डिनेट्स में लिखें, यानी कि इन ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स, ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, x बार i, ठीक है। हमारे पास जो क्वांटिटी डिफाइन थी वो किसके अंदर थी, विदाउट बार, और जो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हम मूव करते हैं तो उनको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, बार वाली क्वांटिटी से। सो xi बार के अंदर अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन रूल को लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a बार इधर आ जाएगा और साथ इधर कुछ इंडिसेस आएंगे, ठीक है, इधर आ जाएगा b बार और यहां पर कुछ इंडिसेस आ जाएंगे, इज इक्वल टू इधर आ जाएगा c बार और फिर इधर इसके साथ दो इंडिसेस आएंगे, क्योंकि c के साथ आपके पास दो इंडिसेस लगे हैं, तो जब ये ट्रांसफॉर्म होगा तो हमने देखे हुए हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रूल है, तो अगर सेकंड रैंक का टेंसर है तो वो सेकंड रैंक में ही ट्रांसफॉर्म होता है, 3 रैंक का टेंसर है तो वो 3 रैंक में ही ट्रांसफॉर्म होता है। अब हमने यहाँ पर जो इंडिसेस लिखने हैं वो हमने बड़े केयरफुली लिखने हैं, ठीक है। अगर हम गौर करें तो यहाँ पर आपके पास PQR और फिर यहाँ पर Q आ रहा है, यानी कि जो सेकंड नंबर पे आ रहा है Q वो यहाँ पर आ रहा है, जो P इधर फर्स्ट नंबर पे है वो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, S अगर Q के साथ यहाँ लगा हुआ है तो S यहाँ पर आ रहा है, और R यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन के अंदर अगर हम गौर करें तो रिपीटेड इंडेक्स यानी कि डमी इंडेक्स क्या है, और पूरी इक्वेशन के अंदर फ्री इंडेक्स सेम होना चाहिए। राइट हैंड साइड पे जो CSP यानी कि S और P जो दो इंडिसेस हैं वो आपके पास क्या हैं, आपके फ्री इंडिसेस हैं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर भी आपके पास क्या आने चाहिए, S और P फ्री इंडेक्स। तो P देखें, P आपका रिपीट हो रहा है, नहीं S और P फ्री इंडेक्स है तो P आपका रिपीट नहीं हो रहा, यहां पर देखें कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं। Q आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, डमी इंडेक्स हो गया, R आपका रिपीट हो रहा है, डमी इंडेक्स हो गया, और S आपका रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब S और P जो है ये आपके फ्री इंडिसेस हैं, ठीक है। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो इस इक्वेशन के अंदर भी हम जाएंगे, यहां पर जो दो इंडिसेस आएंगे वो आपके पास फ्री इंडेक्स होंगे, और यहां पर आपके पास बाकी डमी इंडिसेस के बाद S और P के पैरेलल जो भी इंडिसेस आपके पास बने हैं ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स के अंदर वो आने चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं, यहां पर अगर P लिखा हुआ है तो P यहां पर आ रहा है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट्स में जो पहला इंडेक्स G आएगा तो वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है। दूसरा इंडेक्स क्या है Q, तो Q कहां पे आएगा, हम उसकी जगह लिख लेते हैं J K,
ठीक है, तो k कहां आएगा, इधर आएगा। उसके बाद अगर हम तीसरा इंडेक्स देखते हैं तो हम कौन सा इंडेक्स ले लेते हैं, से l। ठीक है, तो l अगर इधर तीसरी पोजीशन पे हमने यहां लिखा तो यहां पे r था, तो r कहां पे आया था, यहां पर। ठीक है, अब उसके बाद एक इंडेक्स बच जाता है, q के पैरेलल हमने k लिख लिया, s के पैरेलल हम लगा लेते हैं m, तो यहां पर क्या आ जाएगा, m। तो ये आपके पास जो बन गया ये जो क्वांटिटी थी जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही थी, अगर x i कोऑर्डिनेट्स के अंदर वो इस तरह बिहेव कर रही है तो बार कोऑर्डिनेट्स के अंदर इस तरह चला जाएगा। चूंकि हमने a p q r को टेंसर प्रूफ करना है, इसका मतलब हमने साबित करना है कि इधर कोई टर्म आ रही है और इज इक्वल टू a ऑफ p q r टाइप इस तरह का रिलेशन बन रहा है और यहाँ पे डेरिवेटिव वाली आपके पास टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, तो हम इसी तरह ही कुछ बनाने की कोशिश करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रूल को। अब हमें पता है कि BQSR is a tensor since BQSR is a tensor, so ये क्या करेगा, टेंसर के ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो करेगा। हमने पकड़ लिया इधर BQSR और ट्रांसफॉर्म करके ये किन इंडेक्सेस में जा रहा है, हम ये वाले लिख लेते हैं, B बार KML, B बार KML। तो यहां क्या आ जाएगा, पार्शियल x बार k ओवर पार्शियल x, पार्शियल x बार m ओवर पार्शियल x, पार्शियल x ओवर पार्शियल x बार l। यहां क्या आ जाएगा q, यहां क्या आ गया s और यहां क्या आ गया r। इसी तरह हमें पता है कि CSP इज ए टेंसर सिंस CSP इज ए टेंसर। ठीक है, तो CSP क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो करेगा। हम क्या करेंगे, CSP एक टेंसर है तो ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो करके वो दूसरे कोऑर्डिनेट्स में जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, MJ। ठीक है, अब हमने क्या, ये मैंने CSP लिखना था S और P। अब आपके पास क्या बनेगा, पार्शियल x बार m ओवर पार्शियल x s, पार्शियल x p ओवर पार्शियल x बार j। ये आपके पास दो वैल्यूज जो हैं ये हमारे पास क्या हो गई, इस बात से कि BQSR एक टेंसर है, CSP एक टेंसर है। ठीक है, हम ये दोनों वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, B बार KML की जगह C बार MJ की जगह। सो आपके पास ये रिलेशन क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज A बार JKL, साथ क्या आ जाएगा, BKM की वैल्यू पार्शियल x बार k ओवर पार्शियल x क्यूब, पार्शियल x बार m ओवर पार्शियल x s, पार्शियल x r ओवर पार्शियल x बार l। ठीक है, साथ क्या आ जाएगा, BQSR, ये हमने वैल्यू लिख दी, इज इक्वल टू पार्शियल x बार m, ये C बार m j की जगह अब हम ये वैल्यू लिखने लगे हैं, ओवर पार्शियल x s, पार्शियल x p ओवर पार्शियल x बार j, साथ क्या आ गया, CSP। क्लियर है, जस्ट हमने इसको ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट में लिख के जो डेफिनेशंस थी ट्रांसफॉर्मेशन रूल की वो हमने अप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर से अगर हम गौर करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, बल्कि इसको थोड़ा सा और ज्यादा मैं पहले लिख लेता हूं, ये मैं साइड आपकी मिटा देता हूं क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन रूल को यूज कर लिया है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक और बात कि CSP बाय डेफिनेशन अगर मैं देखूं तो CSP तो इस चीज के बराबर नहीं है, मैं वो वाली वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं इसकी जगह, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू पार्शियल x बार m ओवर पार्शियल x s, पार्शियल x p ओवर पार्शियल x बार j। CSP की जगह वैल्यू आएगी तो क्या आएगा, a ऑफ PQR और साथ क्या आ जाएगा, BQSR। ठीक है, जस्ट हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये वाली टर्म जो है ये आ गई इसके बराबर। क्लियर है, अब हम क्या करने लगे हैं, इस वाली टर्म को उठाकर इधर ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव साइन के साथ। तो जरा गौर करें कि ये BQSR और पार्शियल x बार m और पार्शियल XS इधर भी है हमारे पास और ये भी है। ठीक है, तो हम इस टर्म को उठाकर जब इधर लेकर आएंगे तो दोनों टर्म्स, दोनों साइड से मैं इस चीज को कॉमन भी ले लेता हूं कि पार्शियल x बार
एम ओवर पार्शियल एक्स एस आ गया, ये जो मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, ये वाली टर्म्स में दोनों पहले लिख लेता हूं, पार्शियल एक्स बार के ओवर पार्शियल एक्स क्यू, पार्शियल एक्स आर ओवर पार्शियल एक्स एस, और साथ क्या आ गया, ए बार जे के एल, ए बार जे के एल, ठीक है। और साथ क्या आ गया, नहीं ये वाली चीज तो हमने कॉमन ले लिया ना, पार्शियल एक्स आर और पार्शियल एक्स बार एल है, ठीक है। और ये वाली टर्म जब उठ के इधर आएगी माइनस साइन के साथ, तो क्या आएगा, माइनस पार्शियल एक्स पी ओवर पार्शियल एक्स बार जे, एक्स पी ओवर पार्शियल एक्स बार जे, साथ आ जाएगा ए ऑफ पी क्यू आर, और साथ बाहर कॉमन हमने क्या ले लिया, बी क्यू एस आर, बी क्यू एस आर, और ये सब किसके बराबर हो गया, इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अब इस चीज को सिंपलीफाई करना है। हमारा मेन टारगेट क्या था, एक तरफ ए बार जे के एल आ जाए टाइप टर्म, और दूसरी तरफ ए ऑफ पी क्यू आर टाइप टर्म हो, और यहां पर डेरिवेटिव्स आ जाए, ठीक है। तो हमें ये पता है कि यहां पर ए बार जे के एल बन गया है, ये बन गया है। अगर हम ये वाली टर्म्स को खत्म कर दें किसी तरीके से, और ये वाली टर्म को खत्म कर दें, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, हमारा रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर्स में इनर प्रोडक्ट पढ़ी थी, ठीक है। इनर प्रोडक्ट क्या होती है, आउटर प्रोडक्ट हम लेते हैं किसी चीज की, किसी जैसे कि आपके पास टर्म है और उसके ऊपर कंट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, रिक्वायर्ड क्रोनेकर डेल्टा, या उसका रैंक जो है वो हमारे पास कम हो जाता है। अगर मैंने इस चीज को खत्म करना है, पार्शियल एक्स बार एम ओवर पार्शियल एक्स एस को, ठीक है, कि मैं चाहता हूं ये यहां पर ना आए, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नहीं कह सकता कि ये तीन टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इक्वल टू 0 हो गया, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 रख देते हैं, और वो भी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज़ BQSR इज एन आर्बिट्ररी टेंसर। तो उसके बारे में तो मैं कह सकता हूं कि सिंस BQSR इज एन आर्बिट्ररी टेंसर, सो दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, तो वो वाली चीज तो गई, लेकिन इसको मुझे सिंपलीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैंने अगर इसको सिंपलीफाई करना है, तो एक किस्म का मुझे पार्शियल एक्स एन ओवर पार्शियल एक्स बार टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि ये वाली टर्म से मैं थ्रू आउट मल्टीप्लाइंग कर दूं, ठीक है, एंड देन अप्लाई कंट्रैक्शन, ठीक है। कंट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि मैंने सेट कर दूं t इज इक्वल टू m, तो ये वाली जो टर्म है पूरी की पूरी, ये मेरे पास क्या बन जाएगी, पार्शियल एक्स एन ओवर पार्शियल एक्स बार एम, और पार्शियल एक्स बार एम ओवर पार्शियल एक्स एस, जो चीज किसके बराबर है, यहां पर आपके पास चेन रूल, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो मेरा लेक्चर 6 था, हमने इनर प्रोडक्ट को बड़ी डिटेल में 2-3 क्वेश्चंस किए थे वहां पर, कि हम किस तरह इनर प्रोडक्ट लेके कंट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आउटर प्रोडक्ट लेके कंट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली इनर प्रोडक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, पार्शियल एक्स एन ओवर पार्शियल एक्स एस, जो कि बेसिकली बराबर हो जाती है डेल्टा एन एस। तो अगर मैं एक किस्म का कहूं यहाँ पे कि मैं इनर प्रोडक्ट लेने लगा हूं इस टर्म की, किसके साथ, पार्शियल एक्स एन ओवर पार्शियल एक्स बार एम, या मैं कहूं मैं आउटर प्रोडक्ट ले रहा हूं पार्शियल इस इक्वेशन की, पार्शियल एक्स एन ओवर पार्शियल एक्स बार टी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझें। या मैं कहूं कि मैं आउटर मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस इक्वेशन को पार्शियल एक्स एन ओवर पार्शियल एक्स बार टी से, एंड देन अप्लाई कर रहा हूं इसके ऊपर कंट्रैक्शन, या मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देता हूं कि टेकिंग इनर मल्टीप्लिकेशन, किसकी, इनर मल्टीप्लाई बाय पार्शियल एक्स एन ओवर पार्शियल एक्स बार एम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज पार्शियल एक्स एन ओवर पार्शियल एक्स बार एम, पार्शियल एक्स बार एम ओवर पार्शियल एक्स एस, और बाकी सारी टर्म मेरे पास एज इट इज आ जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो मैं वो सारी यहां पर नहीं लिख रहा, मैं यहां पर, और ये टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी, डेल्टा एन एस के बराबर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डेल्टा एन एस, जो मैंने भी आपको समझाया भी है। इनर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, इनर मल्टीप्लिकेशन के बाद एक्स बार एम चेन रूल लग गया, डेल्टा एन एस, अंदर क्या बच गया, पार्शियल एक्स बार के ओवर पार्शियल एक्स क्यू, पार्शियल एक्स आर ओवर पार्शियल एक्स बार एल,
ए बार जे के एल माइनस पार्शियल एक्स पी ओवर पार्शियल एक्स बार जे ए ऑफ पी क्यू आर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है बी क्यू एस आर इज इक्वल टू 0 के साथ। क्लियर है? ये वाली मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं रही है। अब ये आपके पास रिजल्ट जो है इसके अंदर जीरो वाली टर्म्स भी पड़ी हुई हैं और नॉन जीरो टर्म्स भी पड़ी हुई हैं। अब आपके पास ये सिर्फ नॉन जीरो डेल्टा एन एस का जवाब आपके पास क्या आएगा, या 0 होगा या 1 होगा। जब n और s बराबर नहीं है तो इसका जवाब क्या होगा, 0। और 1 कब होगा, जब n और s आपके पास बराबर है। ठीक है, तो हम इसकी जगह n की जगह जो है वो s या s की जगह हम n को लिख सकते हैं। तो मैं इसके अंदर लिख लेता हूं n की जगह या s की जगह n कर देता हूं। तो s की जगह n करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा n n अंदर क्या आ जाएगा, पार्शियल x बार k ओवर पार्शियल x क्यू। मैंने s की जगह m किया है, पार्शियल x r ओवर पार्शियल x बार l a बार ऑफ j के l माइनस पार्शियल x p ओवर पार्शियल x बार j a ऑफ p q r ऑफ b q। अब s की जगह n किया है तो ये कौन सा nth कंपोनेंट आपके पास बन जाएगा, n r इज इक्वल टू 0। ठीक है, और डेल्टा n n किसके बराबर है, 1 के बराबर। ये किसके बराबर है, 1 के। तो मैं इसको यहां पे नहीं भी लिखता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये वाली टर्म आपकी मल्टीप्लाई हो रही है बी क्यू एन आर, और मेरे पास गिवन है कि बी क्यू एस आर टाइप जो टेंसर है वो क्या है, आर्बिट्रेरी है। सो बी क्यू एन आर इज नॉट इक्वल टू 0। सो आपके पास क्या बच गया, बाकी वाली सारी टर्म इज इक्वल टू 0। मैं इसको यहां से गायब कर देता हूं। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने यहां पर अब यूज कर लिया। क्लियर है? इसके बाद अब हमने क्या कोशिश करनी है, ये वाली दो टर्म्स को, ये जो यहां पर मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। पार्शियल एक्स बार के ओवर पार्शियल एक्स क्यू, पार्शियल एक्स आर ओवर पार्शियल एक्स बार एल। तो ये हमारे पास अगर यहां से खत्म हो जाए तो हमारे पास ए बार जे के एल जो है वो एक साइड पे अलग रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एलिमिनेट करने के लिए क्या कर देते हैं, इनर मल्टीप्लाई कर देते हैं m और n दो नए इंडिसेस लेकर। अगर मैं इसको खत्म करना चाहता हूं पार्शियल x बार k ओवर पार्शियल x क्यू को, तो मुझे जैसे मैंने इस स्टेप के ऊपर इनर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया है, इसी तरह मैं यहां पर भी इनर मल्टीप्लाई कर सकता हूं पार्शियल x क्यू ओवर पार्शियल x बार m से थ्रू आउट द इक्वेशन। इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए ताकि मेरे पास डेल्टा के m बन जाए, और फिर मैं k और m को बराबर कर दूंगा। इस टर्म के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैंने क्या किया है, ये वाली टर्म मैंने ये वाली एज इट इज लिखी है और मैंने मल्टीप्लाई किया है इनर मल्टीप्लाई, ठीक है, इस टर्म के साथ उस टर्म के लिए। अब अगर मैं पार्शियल एक्स आर ओवर पार्शियल एक्स बार एल को खत्म करना चाहता हूं यहां से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। किस टर्म के साथ, पार्शियल एक्स बार एन ओवर पार्शियल एक्स आर। ठीक है, ये वाली टर्म मेरी एज इट इज रहेगी, पार्शियल एक्स आर ओवर पार्शियल एक्स बार एल, और ये मेरे पास आर आर से कंट्रैक्ट होके मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एन एल। ठीक है, तो फिर ये अल्टीमेटली हम आगे लिख देंगे k इज इक्वल टू m, n इज इक्वल टू l थ्रू आउट द इक्वेशन हमारे पास, फिर यहां से वो 1 1 से रिप्लेस होके हमारे पास खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? इस पॉइंट को आपने एक दफा फिर ध्यान से देख लेना है पीछे से, ताकि आपके जहन के अंदर ये बात आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए था, a बार j के l को अकेला करना है। इसके साथ जो दो टर्म्स हमारे पास आ रही हैं उनको हमने खत्म करने के लिए इनर मल्टीप्लाई कर दिया। इनर मल्टीप्लाई क्या होता है कि हम उसकी रिवर्स वाली एक किस्म की टर्म, यहाँ पे बार ऊपर था, यहाँ पे बार नीचे लगा के, यहाँ पे विदाउट बार था, यहाँ पे विदाउट बार लगा के दोनों नए इंडेक्सेस लगा लेते, और नए इंडेक्सेस लगाने के बाद हम एक इंडेक्स को बराबर कर देते। तो हमने क्या किया, विदाउट बार वाले के इंडेक्सेस को बराबर कर दिया, क्योंकि वही आपको कंट्रावेरिएंट या कोवेरिएंट इंडेक्सेस होने का पता बता रहे होते हैं। इसी तरह इसके लिए भी हम डिफरेंट इंडेक्सेस लगा के, तो एक इंडेक्स कंट्रावेरिएंट और एक इंडेक्स कोवेरिएंट को सेट कर दें इक्वल।
तो हम बेसिकली ये जो मेरे पास अगर इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर क्या लिख सकता हूं कि मैं क्या करने लगा हूं, इनर मल्टीप्लाई करने लगा हूं इक्वेशन 1 को, इनर मल्टीप्लाई बाय पार्शियल, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पार्शियल एक्स क्यू ओवर पार्शियल एक्स बार एम एंड पार्शियल एक्स बार एन ओवर पार्शियल एक्स आर, इनर मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 1 वी गेट, हमारे पास क्या आ गया, पार्शियल एक्स क्यू ओवर पार्शियल एक्स बार एम, पार्शियल एक्स बार दोनों में पहले ये लिख लेता हूं एक्स आर, और फिर पार्शियल एक्स बार के ओवर पार्शियल एक्स क्यू, पार्शियल एक्स आर ओवर पार्शियल एक्स बार एल, बाकी क्या है ए बार जे के एल, ठीक है, माइनस के साथ क्या आ जाएगा माइनस, फिर यही टर्म पार्शियल एक्स क्यू ओवर पार्शियल एक्स बार एम, पार्शियल एक्स बार एन ओवर पार्शियल एक्स आर, और पार्शियल एक्स पी ओवर पार्शियल एक्स बार जे, अंदर क्या आ जाएगा ए ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। बाकी सारी टर्म हमारे पास उसी तरह ही आ गई। ये हमने क्या किया है, पहले जो मल्टीप्लाई किया है वो दोनों लिख दी, ये वाली टर्म से हम इनर मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो मैंने ये दोनों यहां पर लिख ली, ये दोनों यहां पर लिख ली, बाकी इक्वेशन नंबर 1 वैसे लिख ली, ये पार्शियल एक्स बार के ओवर पार्शियल एक्स क्यू, पार्शियल एक्स आर ओवर पार्शियल एक्स बार एल, ए बार जे के एल, माइनस ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया था वो लिख लिया, पार्शियल एक्स पी और पार्शियल एक्स बार जे, ए ऑफ पी क्यू आर, ठीक है। अब हम क्या देख सकते हैं इसके अंदर, जो बात मैंने अभी आप लोगों को बताई थी कि ये आपके पास जो पार्शियल एक्स क्यू और पार्शियल एक्स बार के ओवर पार्शियल एक्स क्यू है, ये क्या बन जाएगा आपके पास डेल्टा के एम, ठीक है। और ये वाली चीज जो है पार्शियल एक्स बार एन और पार्शियल एक्स आर, ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एन एल, ठीक है। बाकी क्या आ गया, ए बार जे के एल इज इक्वल टू, ये वाली टर्म इसको उठा के मैं दूसरी तरफ ले गया हूं, पार्शियल एक्स बार एन ओवर पार्शियल एक्स आर, इसको मैंने पहले लिख लिया, पार्शियल एक्स पी ओवर पार्शियल एक्स बार जे, पार्शियल एक्स क्यू ओवर पार्शियल एक्स बार एम, ए ऑफ पी क्यू आर, क्लियर है। अब यहां पर क्या होगा, के और एम जब बराबर होंगे तो सिर्फ तब आपके पास नॉन जीरो वैल्यू है, एन और एल जब बराबर होंगे तो तब आपके पास सिर्फ नॉन जीरो वैल्यू है। तो हम के की जगह एन और के की जगह एम और एल की जगह एन कर लेते हैं। सो टेक के इज इक्वल टू एम एंड एन इज इक्वल टू एल। हम क्या करने लगे हैं, के की जगह एम लगाने लगे हैं, वो वाला कंपोनेंट हम लिख रहे हैं, और एल की जगह क्या लगाने लगे हैं, एन। तो ये क्या बन गया, ए बार जे, के की जगह क्या लगाया है एम, एल की जगह क्या लगाया है एन, इज इक्वल टू पार्शियल एक्स बार एन ओवर पार्शियल एक्स एस, पार्शियल एक्स पी ओवर पार्शियल एक्स बार जे, पार्शियल एक्स क्यू ओवर पार्शियल एक्स बार एम, ए ऑफ पी क्यू आर, क्लियर है। अब ये आपके पास क्या है, 1 के बराबर, ये आपके पास क्या है 1 के बराबर, क्योंकि बाय डेफिनेशन हम इसको लिखें या ना लिखें वो 1 के बराबर है, तो ये चीज आपकी 1 के बराबर आ गई, मैंने यहां से उड़ा दी, ठीक है। तो बाकी आपके पास ये क्या बन गया, एक ट्रांसफॉर्मेशन रूल बन गया, किसका, ए ऑफ पी क्यू आर का, ठीक है। वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि एक्स आई के अंदर डिफाइंड था, वहां से हमने उसको ट्रांसफॉर्म करके जो दूसरे ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स थे एक्स बार आई, उसके अंदर हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल है 1 2 3 आपके पास वैल्यूज आ गई, प्लस करके आपके पास कोई और एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं आ रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक टेंसर है APQR, और ये टेंसर किस तरह का है, कंट्रावेरिएंट में इसके कितने इंडिसेस आ रहे हैं, 1, कोवेरिएंट में इसके कितने इंडिसेस आ रहे हैं, 2। तो इसका मतलब कि ये कंट्रावेरिएंट कितने रैंक का है,
कंट्रावेरिएंट ऑफ रैंक 1 कोवेरिएंट ऑफ रैंक 2। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह की होगी? अगर कोवेरिएंट रैंक 2 का है तो इसका मतलब नीचे बार जे बार एम आ रहे हैं, तो हम ए पी क्यू आर को लिखना चाह रहे हैं, तो इसके नीचे कौन से इंडिसेस आएंगे? पी क्यू वाले, और ऊपर कौन सा इंडिस आएगा? आर वाला। ठीक है, तो ये जो हमने साबित करना था कि ये जो क्वांटिटी है ए पी क्यू आर, ये एक टेंसर है और ये टेंसर के ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो करता है। हमने वो साबित कर दिया कि ए पी क्यू आर जो है वो टेंसर के ट्रांसफॉर्मेशन रूल को फॉलो कर रहा है, और जब ए पी क्यू आर आर्बिट्रेरी था और हमने उसको किसी टेंसर से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास एक टेंसर जवाब आ गया। यानी कि किसी अननोन क्वांटिटी के बारे में अगर हमें ना पता हो और वो उसको हम मल्टीप्लाई करें किसी टेंसर से और रिजल्ट एक टेंसर आ जाए, तो वो क्वांटिटी खुद क्या होती है? एक टेंसर होती है। तो ये क्वेश्चन लॉ की किस्म की हमने एप्लीकेशन प्रूव कर दी है। तो आप लोगों को उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।